तिरिच कहानी पार्ट 2। काढ़ा तैयार करने के बाद पिताजी को वह पिला दिया गया। इसके बाद सभी निश्चिंत हो गए और एक बहुत बड़े खतरे से पिताजी को निकालने की कोशिश हो रही थी। वैसे मुझे तिरिच के बारे में तीसरी बात भी पता थी, जो पिताजी के जाने के कई घंटे बाद अचानक याद आ गई। यह बात सांप की उस बात से मिलती जुलती थी जिसके फलस्वरूप आगे चलकर कैमरे का आविष्कार हुआ था। माना यह जाता है कि अगर कोई आदमी सांप को मार रहा हो तो अपने मरने से पहले वह सांप अंतिम बार अपने हत्यारे के चेहरे को पूरी तरह से बहुत गौर से देखता है। आदमी उसकी हत्या कर रहा होता है और सांप टकटकी बांधकर उस आदमी के चेहरे की एक एक बारीकी को अपनी आँख के भीतर पर्दे में दर्ज कर रहा होता है। सांप की मृत्यु के बाद सांप की आँख के भीतर पर्दे पर उस आदमी का चित्र स्पष्ट दर्ज हो जाता है। बाद में आदमी के जाने के बाद उस सांप का दूसरा जोड़ा आकर उस मरे हुए सांप की आँख के भीतर झांकता है और इस तरह वह हत्यारा पहचान लिया जाता है। सारे सांप उसे पहचानने लगते हैं। फिर वह कहीं भी चला जाए उससे बदला लेने की फिराक में रहते हैं। हर सांप उसका शत्रु होता है। मुझे शक था कि मरे हुए तिरिच की आँख के भीतरी पर्दे पर पिताजी का चेहरा दर्ज होगा। कोई दूसरा तिरिच आकर उस लाश की आँख में से झांकेगा और पिताजी वहाँ पहचान लिए जाएंगे। मेरे भीतर इस बात को लेकर बेचैनी पैदा हुई कि पिताजी ने यह सतर्कता क्यों नहीं बरती। उन्हें तिरिच को मारने के साथ ही किसी पत्थर से उसकी दोनों आँखों को कुचल कर फोड़ देना चाहिए था। लेकिन अब क्या हो सकता था? पिताजी शहर जा चुके थे। मेरे सामने उलझन और चुनौती थी कि गांव के पास फैले इतने बड़े जंगल में जिस जगह तिरिच को मार कर छोड़ा था वह जंगल में खोज निकालूं। मैं थाने के साथ बोतल में मिट्टी का तेल, दिया सलाई और डंडा लेकर जंगल में तिरिच की खोज में भटकता रहा। मैं उसे अच्छी तरह पहचानता था, बहुत अच्छी तरह। थानू निराश था। फिर मुझे अचानक ही लगने लगा कि इस जंगल को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक एक पेड़ मेरा परिचित निकलने लगा। इसी जगह से कई बार सपने में मैं तिरिच से बचने के लिए भागा था। मैंने गौर से हर तरफ देखा। बिल्कुल यही वह जगह थी। मैंने थानू को बताया कि एक संकरा सा नाला इस जगह से कितनी दूर दक्षिण की तरफ बहता है। नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वहाँ कीकर एक बहुत पुराना पेड़ है। कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है जिस पर बड़े बड़े शहद के छत्ते हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वे कई शताब्दियाँ पुराने हैं। मैं उसे भूरे रंग के चट्टान को जानता था। उस बरसात पर नाले के पानी में आधा डूबा रहता था और बारिश के बीतने के बाद जब बाहर निकलता था तो उसकी आंखें खोओं में कीचड़ भर जाती थी। अजीब अजीब वनस्पतियाँ वहाँ से उगाती थीं। चट्टान के ऊपर हरी काई की एक परत सी जम जाती। इसी चट्टान की सबसे ऊपर वाली दरार से मैं तिरिच रहता था। थानू इस बात को मेरी कल्पना मान रहा था, लेकिन बहुत जल्द ही हमें वह नाला मिल गया। कीकर का वह बूढ़ा पेड़ भी जिस पर शहद के छत्ते और वह चट्टान थी। तिरिच की लाश चट्टान से जरा हटकर जमीन पर घास के ऊपर चित पड़ी हुई थी। बिल्कुल यही वही तिरिच था। मेरे भीतर हिंसा और उत्तेजना और खुशी की एक सनसनी दौड़ रही थी। थानू ने और मैंने सूखे पत्ते और लकड़ियाँ इकट्ठी की। खूब सारा मिट्टी का तेल उसमें डाला और आग लगा दी। तिरिच उसमें जल रहा था। उसके जलने की चिरियांदू गंध हवा में फैल रही थी। मेरा मन जोर से चिल्लाने को हुआ, लेकिन मैं डरा कि कहीं मैं जाग ना जाऊं और यह सब कुछ सपना ना साबित हो जाए। मैंने थानू की ओर देखा। वह रो रहा था। वह मेरा बहुत अच्छा दोस्त था।
सपने में इसी जगह से निकलकर उस तिरिच ने कई बार मेरा पीछा करना शुरू किया था। आश्चर्य था कि इतने लंबे अरसे से उसके अड्डे को इतनी अच्छी तरह से जानने के बावजूद कभी दिन में आकर मैंने उसे मारने की कोई कोशिश नहीं की थी। मैं आज बेतहासा खुश था। पंडित राम अवतार ने बतलाया कि ट्रैक्टर ने 9:45 के लगभग शहर का चुंगी नाका पार किया था। वहां उन्हें नाके का टोल टैक्स चुकाने के लिए कुछ देर रुकना भी पड़ा था। वहां पर पिताजी ट्रैक्टर से उतरकर पेशाब करने गए थे। लौटने पर उन्होंने बताया कि उनका सिर कुछ घूम सा रहा है। तब तक पिताजी को धतूरे का काढ़ा पिए हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका था। ट्रैक्टर ने पिताजी को शहर में 10:05-7 के आसपास छोड़ दिया था। ट्रैक्टर में ही बैठे पलड़ा गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब शहर में मिनर्वा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर पिताजी को ट्रैक्टर से उतारा गया तब उन्होंने शिकायत की थी कि उनका गला कुछ सूख सा रहा है। वे थोड़ा परेशान भी थे क्योंकि अदालत जाने का रास्ता उन्हें मालूम नहीं था और शहर के लोगों से पूछ कर कहीं जाने में उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। पिताजी के साथ एक दिक्कत यह भी थी कि गांव या जंगल की पगडंडियां तो उन्हें याद रहती थी, शहर की सड़कों को वे भूल जाते थे। शहर वे बहुत कम जाते थे, जाना ही पड़े तो अंतिम समय तक वे उसे टालते रहते थे, तब तक जब तक जाना बिल्कुल ही ज़रूरी ना हो जाए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पिताजी सारा सामान लेकर शहर के लिए रवाना हुए और बस अड्डे से लौट आए। बहाना यह है कि बस छूट गई, जबकि हम सब जानते थे कि ऐसा नहीं हुआ होगा। पिताजी ने बस को देखा होगा, फिर वह कहीं बैठ गए होंगे और पेशाब करने या पान खाने। फिर उन्होंने देखा होगा कि बस छूट रही है, उन्होंने ज़रा और इंतज़ार किया होगा। जब बस ने रफ्तार पकड़ ली होगी तब वे कुछ दूर तक दौड़े होंगे, फिर उनके कदम धीमे पड़ गए होंगे और अफसोस और गुस्सा प्रकट करते हुए लौट आए होंगे। ऐसा करते उन्हें स्वयं भी लगा होगा कि बस सचमुच छूट गई है। ऐसे में जबकि हम मान चुके होते हैं कि वह शहर जा चुके हैं, वह लौटकर हमें चकित कर देते हैं। ट्रैक्टर से मिनर्वा टॉकीज के पास वाले चौराहे पर सिंध वाच कंपनी के ठीक सामने लगभग 10:07 पर उतरने के बाद से लेकर शाम 6 बजे तक पिताजी के साथ शहर में जो कुछ भी हुआ उसका सिर्फ एक धुंधला सा अनुमान ही लगाया जा सकता है। यह जानकारी भी कुछ लोगों से बातचीत और पूछताछ के बाद मिली थी। किसी की भी मृत्यु के बाद अगर वह मृत्यु बहुत आकस्मिक और अस्वाभाविक ढंग से हुई हो, ऐसी जानकारियां मिल ही जाती हैं। उस दिन बुधवार 17 मई 1972 को सुबह 10:10 से लेकर शाम 6 बजे तक लगभग 7.25 घंटे में पिताजी कहाँ कहाँ, उनके साथ क्या क्या हुआ, इसका बहुत सही और बहुत विस्तृत ब्यौरा तो मिलना मुश्किल है। जो सूचना या जानकारियां बाद में मिली हैं उनके ज़रिए उन घटनाओं का सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। जैसा कि पलना गांव के मास्टर नंदलाल का कहना था कि जब पिताजी ट्रैक्टर से उतरे तो तभी उन्होंने गला सूखने की शिकायत की थी। इसके पहले चुंगी नाका के पास जब पेशाब करके पिताजी लौटे थे तो उन्होंने सिर घूमने की बात की थी, यानी पिताजी पर धतूरे के बीजों के काढ़े का असर होना शुरू हो गया था। वैसे भी शहर पहुंचने तक पिताजी को काढ़ा पिए हुए लगभग 2 घंटे हो चुके थे। मेरा अनुमान है कि उस समय पिताजी को प्यास बहुत लगी होगी। गला भिगाने के लिए वे किसी होटल या ढाबे की तरफ गए भी होंगे, लेकिन जैसा कि मुझे उनके स्वभाव के बारे में पता है, वे वहाँ कुछ देर खड़े रहे होंगे और फिर एक गिलास पानी मांगने का फैसला न कर सके होंगे। एक बार उन्होंने बताया भी कि कुछ साल पहले गर्मियों के दिनों में जब उन्होंने किसी होटल में पानी मांगा था तो वहाँ काम करने वाले नौकर ने उन्हें गाली दे दी थी। पिताजी बहुत संवेदनशील थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्यास को दबाया होगा और वे वहाँ से चल पड़े होंगे। 10:15 से लेकर 11 बजे तक 45 मिनट तक पिताजी
कहाँ कहाँ गए इसकी कोई जानकारी कहीं से नहीं मिलती। इस बीच ऐसी कोई खास घटना भी नहीं हुई जिससे कोई कुछ कह सके। फिर शहर में सड़क पर आते जाते लोगों में से किसी ने उन पर ध्यान दिया हो, उन्हें देखा हो, इसका पता लगाना भी मुश्किल है। वैसे मेरा अपना अंदाज़ा है कि इस बीच पिताजी ने कुछ लोगों से अदालत जाने का रास्ता पूछा होगा और उनके दिमाग में यह बात भी रही होगी कि वहां पहुंचकर वे अपने वकील एस.एन. अग्रवाल से पानी मांग लेंगे। लेकिन उनके पूछने पर या तो लोग चुप रहकर तेजी से आगे बढ़ गए होंगे या किसी ने इतनी बौखलाहट और जल्दबाजी में उन्हें कुछ बताया होगा जो पिताजी ठीक से समझ नहीं सके होंगे। सिर्फ अपमानित, दुखी और परेशान होकर रह गए होंगे। शहर में ऐसा ही होता है अक्सर। वैसे बीच के पौने घंटे के बारे में अपना अनुमान है कि इस बीच पिताजी पर काढ़े का असर काफ़ी बढ़ गया होगा। मई की धूप और प्यास ने इस असर को और भी तेज़ और भी गहरा कर दिया होगा। उनके पैर लड़खड़ाने भी लगे होंगे। बहुत संभव है कि एक आध बार इस बीच उन्हें चक्कर भी आ गया होगा। पिताजी 11 बजे शहर में देश बंधु मार्ग पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में घुसे थे। वे वहाँ क्यों गए इसकी वजह ठीक ठीक समझ में तो नहीं आती। वैसे हमारे गांव का रमेश दत्त शहर में भूमि विकास सहकारी बैंक में क्लर्क है। हो सकता है पिताजी के दिमाग में सिर्फ बैंक रहा हो। वहाँ से गुजरते हुए अचानक उन्होंने स्टेट बैंक लिखा हुआ देखा हो और वे उधर घूम गए हों। उन्होंने अब तक पानी नहीं पिया था, इसलिए उन्होंने सोचा होगा कि वे रमेश दत्त से पानी भी मांग लेंगे, अदालत जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे और उसे बता सकेंगे कि उनका सिर घूम सा रहा है। यह भी कल शाम उन्हें तिरिच ने काटा है। स्टेट बैंक के कैशियर अग्निहोत्री के अनुसार वह उस समय कैश रजिस्ट्री चेक करा रहे थे। उसकी मेज पर लगभग 18,000 रुपये की गड्डियाँ रखी हुई थी। उस वक्त 11 से 2-3 मिनट ऊपर हुए होंगे। तभी पिताजी वहां आए। उनके चेहरे पर धूल लगी हुई थी, चेहरा डरावना था और अचानक ही उन्होंने ज़ोर से कुछ कहा था। अग्निहोत्री का कहना था कि मैं अचानक डर गया। अमूमन ऐसे लोग बैंक के इतने भीतर कैशियर की टेबल तक नहीं पहुंच पाते। अग्निहोत्री को कहना यह भी था कि अगर वह पिताजी को एक आध मिनट पहले से अपनी ओर आता हुआ देख लेते तब शायद इतना न डरते। लेकिन हुआ यह कि वह पूरी तरह से कैश रजिस्टर के हिसाब किताब में डूबा हुआ था। तभी अचानक ही पिताजी ने आवाज़ निकाली और सिर उठाते हुए उन्हें देखकर वह डर गया और चीख पड़ा। उसने घंटी भी बजा दी। बैंक के चपरासियों, 2 चौकीदार और दूसरे कर्मचारियों के अनुसार अचानक ही कैशियर की चीख और घंटी की आवाज़ से वे सब लोग चौंक गए और उस तरफ दौड़े। तब तक नेपाली चौकीदार थापा ने पिताजी को दबोच लिया था और मारता हुआ कॉमन रूम की तरफ ले जा रहा था। एक चपरासी रामकिशोर, जिसकी उम्र 45 के आसपास थी, उसने कहा कि उसने समझा कि कोई शराबी दफ्तर में घुस आया है या पागल, और चूंकि उसकी ड्यूटी बैंक के मुख्य दरवाजे पे थी इसलिए ब्रांच मैनेजर उसे चार्जशीट कर सकता था। लेकिन हुआ यह कि जब पिताजी को मारा जा रहा था तभी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ बोलना शुरू किया। इसी वजह से पिताजी का शक बढ़ गया। इसी बीच शायद असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मेहता ने यह कह दिया कि इस आदमी की अच्छी तरह से तलाशी ले लेना, तभी बाहर निकलने देना। वैसे चपरासी रामकिशोर का कहना था कि पिताजी का चेहरा अजीब तरह से डरावना हो गया था। उस पर धूल जमा हो गई थी और उल्टी की बांस भी आ रही थी। बैंक के चपरासियों ने पिताजी को ज़्यादा मारने पीटने की बात से इनकार किया, लेकिन बैंक के बाहर ठीक दरवाजे के पास जो पान की दुकान है उसमें बैठने वाले बुन्नों का कहना था कि जब 11:30 बजे के आसपास पिताजी बैंक से बाहर आए तो उनके कपड़े फटे हुए और निचला होंठ कट गया था, जहाँ से खून निकल रहा था। आंखों के नीचे सूजन और कत्थे चकत्ते थे। ऐसे चकत्ते बाद में बैंगनी या नीले पड़ जाते हैं। इसके बाद यानी 11:30 बजे से लेकर 1 बजे के बीच पिताजी कहाँ कहाँ गए इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। हाँ, स्टेट बैंक के बाहर पान की दुकान लगाने वाले
बुन्नू ने एक बात और बताई थी, हालांकि इस बारे में वह पूरी तरह स्पष्ट नहीं था। या हो सकता है कि स्टेट बैंक के कर्मचारियों से डर की वजह से साफ साफ बतलाने से कतरा रहा हो। बुन्नू ने बतलाया कि स्टेट बैंक से बाहर निकलने पर शायद पिताजी ने कहा था कि उनके रुपए और कागजात बैंक के चपरासियों ने छीन लिए हैं। लेकिन बुन्नू का कहना था कि हो सकता है पिताजी ने कोई और बात कही हो, क्योंकि ठीक से बोल नहीं पा रहे थे। उनकी निचला होंठ काफ़ी कट गया था, मुंह से लार भी बह रही थी और उनका दिमाग भी सही से काम नहीं कर रहा था। मेरा अपना अंदाज़ा था कि इस समय तक पिताजी पर काढ़े का असर बहुत ज़्यादा हो चुका था। हालांकि पंडित राम अवतार इस बात से इनकार कर रहे थे। उनका कहना था कि धतूरे के बीज तो होली के दिनों में भांग के साथ भी घोटे जाते हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता कि आदमी पूरी तरह से पागल हो जाए। पंडित राम अवतार का मानना था कि या तो त्रिच का जहर उस समय पिताजी के शरीर में चढ़ना शुरू हो गया था और उनका नशा उनके दिमाग तक पहुंचने लगा था, या फिर बहुत संभव है कि जब स्टेट बैंक में पिताजी को थापा चौकीदार और चपरासियों ने मारा पीटा था, तब उनके सिर के पीछे की तरफ कोई चोट लग गई हो और उस धक्के से उनका दिमाग सनक गया हो। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय तक पिताजी को थोड़ा बहुत